प्रीवियस सेशन के अंदर हमने इफ फैमिली को देखा, ठीक है, कि इफ फैमिली अपना वर्किंग इफ फैमिली से क्या मुराद है, इफ स्टेटमेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, चार कौन से मुख्तलिफ तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम इफ़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये तमाम चीज़ें हमने यहाँ पर परफॉर्म भी की थी और कोड मेरे ब्लॉग पे भी मौजूद है, आप वहाँ से भी कोड कॉपी कर सकते हैं। अब हम लूप की तरफ मूव करेंगे, लिहाजा जितने काम हम कर चुके हैं मैं उसे कमेंट कर देता हूँ और हम यहाँ पर समझते हैं कि लूप है क्या चीज़। हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे काम हैं जो एक रिपीटेड एक्शन की तरह कर रहे हैं और उसकी एक एन वैल्यू है और उस एन वैल्यू को हम नहीं जानते। यानी हम रोज़ रात को सोते हैं, रोज़ सुबह उठ जाते हैं, ठीक है, रोज़ हम खाना खाते हैं, ठीक है, एक रिपीटेड एक्शन के साथ ये लूप चल रहा है। इसकी एक वैल्यू है जो कि कुदरत जानती है, ठीक है। जब वो वैल्यू एंड हो जाएगी तो इंसान की ज़िंदगी भी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो ऐसे बहुत से सिनेरियो हैं नेचर में जो इफ़ स्टेटमेंट के बिहाफ पर काम करते हैं और ऐसे बहुत से सिनेरियो हैं जो एक लूप के बिहाफ पर काम करते हैं जो एक ख़ास मुद्दत तक चलेंगे या चल रहे हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप से मुराद भी ऐसे ही कुछ है कि जब आप किसी लाइन ऑफ कोड को या किसी कंडीशन को बार बार एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं तो ऐसे काम के लिए या ऐसे मकसद के लिए आपको लूप का इस्तेमाल करना होता है। इस लूप की एग्जाम्पल को समझने के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं आपसे प्रोग्रामिंग में कहूँ कि आप अपने नाम को 10 दफ़ा प्रिंट करके दिखाएं, तो जो लूप नहीं जानता होगा वो यकीनी तौर पे प्रिंट एफ लिखेगा 10 टाइम और उसके अंदर अपना नाम लिखकर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देगा, तो 10 दफ़ा वो चीज़ प्रिंट होकर आ जाएगी। लेकिन ये एक बेहतर लॉजिकल अप्रोच नहीं है। इस अप्रोच को बेहतर बनाने के लिए लूप का इस्तेमाल किया जाता है जिसके ज़रिए से आप कंडीशन लूप पे बताते हैं कि ये चीज़ जो लूप के अंदर लिखी जा रही है कितने दफ़ा प्रिंट होगी, ठीक है। तो यही फॉर्मेशन और यही जो इंट्रोडक्शन है लूप की वो हम आगे एग्जीक्यूट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जहाँ जहाँ बार बार एग्जीक्यूशन की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लूप को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये लूप की डेफिनेशन थी। इसके बाद जो हम सबसे पहले लूप पढ़ेंगे वो है फॉर लूप। फॉर लूप से क्या मुराद है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या मकसद है, इन तमाम चीज़ों को हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि फॉर लूप को लिखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करता हूँ जिसकी वैल्यू रखता हूँ i = 0, फिर लिखता हूँ फॉर। फॉर लिखने के बाद हमें सबसे पहले वैल्यू करना होता है इनिशियलाइज, जो मैं ऊपर कर चुका हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ ऊपर डिफाइन करता हूँ। इनिशियलाइज लूप के अंदर कर दिया मैंने, सेमीकोलन से मैंने आई वाली कंडीशन को टर्मिनेट किया, फिर स्पेस दिया। फिर मुझे यहाँ पर इनिशियलाइज के बाद बताना होता है कंडीशन, तो मैंने कहा i < 10, यानी ये लूप 0 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। अब उसके बाद आपको आइट्रेशन बतानी होती है कि i की वैल्यू में इंक्रीमेंट कितने का होगा। यानी एक दफ़ा लूप चला तो 0 की वैल्यू चल गई, फिर 0 से वो 1 होगा तो ही लूप चलेगा ना। तो इसके लिए आप यहाँ लिखते हो i = i + 1। इसका मकसद ये है कि एक दफ़ा लूप चलने के बाद कंडीशन चेक हो कि क्या i की वैल्यू इस वक्त 10 से कम है या नहीं। अगर है तो i की वैल्यू में कितने का इंक्रीमेंट कर दो, तो i की वैल्यू अब 0 से क्या बन चुकी है। इसी तरह 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10। 10 से वैल्यू जैसे 11 होगी कंडीशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम लूप से बाहर आ जाएंगे, यानी लूप टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चेक करते हैं। ये करने के बाद एंटर करूंगा और कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करूंगा जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लूप की बॉडी बना रहे हैं, यानी लूप के थ्रू जो आप काम करवाना चाह रहे हैं वो इस बॉडी के अंदर लिखेंगे आप इस कर्ली ब्रैकेट में। तो मैंने यहाँ लिखा printf %d/n और जिस चीज़ की वैल्यू मुझे प्रिंट करानी है मैंने कॉमा लिखने के बाद i लिख दिया। और i क्या है, हमारा वेरिएबल है, नंबर ऑफ आइट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ स्टेटमेंट में, द वैल्यू ऑफ i इज नाउ स्पेस। तो हर लाइन पे ये लिखा आएगा द वैल्यू ऑफ i इज नाउ, लेकिन यहाँ पर हर लाइन पर वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, 0, 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि बार बार लूप क्या हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, रिपीट हो रही है उसकी वैल्यू। तो चेक करते हैं, मैं जूम आउट करता हूँ, Ctrl+S करके F11 प्रेस करते हैं एंड लेट्स सी, सेमीकोलन मिस। और आप देख रहे हैं कि इसकी तमाम वैल्यू बिल्कुल उसी फॉर्म पर प्रिंट होकर आ रही है जिस तरह से हम लूप को प्रिंट करता देखना चाहते थे।
तो आप देख रहे हैं कि लाइन ऑफ कोड की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड है, और इस 3 लाइन ऑफ कोड के अंदर हम कितनी लाइन प्रिंट कर रहे हैं? 11। इसी तरह आपको सिर्फ वैल्यू चेंज करने की जरूरत है। मैंने यहां पर 10 की बजाय 100 कर दिया, कंट्रोल एस F11 प्रेस करता हूं, और आप अब देख रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ 3 लाइन ऑफ कोड पे कितने लाइन ऑफ कोड प्रिंट हो रहे हैं? 101, क्योंकि 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है। नहीं, इक्वल साइन भी है यहाँ पर, लेस देन और इक्वल साइन भी है, ठीक है। तो वो लेस देन भी दिखेगा और इक्वल भी दिखेगा। अगर इक्वल है तो भी वो ट्रू ही है। हाँ, अगर मैं इक्वल हटा दूं तो वो सिर्फ लेस देन यानी 99 तक ही जाएगा, और हम उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 99 वैल्यू रखी है, और अब आप देख रहे हो 99 पर हमारा लूप क्या हो चुका है? टर्मिनेट हो चुका है। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन थी फॉर लूप की, और हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और लूप क्यों इस्तेमाल किया जाता है उसके हवाले से भी बात हुई। जिस तरह से आप इफ स्टेटमेंट को नेस्टेड कर सकते हैं, यानी एक बॉडी के अंदर दूसरी बॉडी बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह फॉर लूप के अंदर भी आप दूसरा फॉर लूप बना सकते हैं, जिसको हम कहते हैं नेस्टेड फॉर लूप। तो इस वक्त मैं फर्स्ट लूप की बॉडी के अंदर मौजूद हूँ, और इस बॉडी के अंदर रहते हुए मैं एक और लूप बनाने जा रहा हूँ, और इसमें वैल्यू देता हूँ j इक्वल टू 0, j लेस देन इक्वल टू 10 एंड j इक्वल टू j प्लस 1, ठीक है। इसके बाद मैं इसकी बॉडी बनाता हूँ। वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसे 5 कर देता हूँ, बल्कि 10 ही रहने देते हैं, और इसे भी हम 10 ही रहने देते हैं। अब होगा क्या? इसी लाइन को कॉपी करते हैं। मैंने यहाँ j कर दिया और यहाँ पर j की वैल्यू। प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजी के अंदर सबसे बेहतर अप्रोच या बेसिक अप्रोच ये है कि आप जब कोड कर रहे हो तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि किस बॉडी के अंदर आप किस चीज़ को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं। तो जब आप इन चीज़ों का ख्याल करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा फर्स्ट रन जो होगी प्रोग्रामिंग में वो पेरेंट होता है। पेरेंट से मुराद क्या है कि जिस बॉडी के अंदर हमारा सेकंड लूप मौजूद है, तो सेकंड लूप हमारा इस आई वाले लूप के अंदर मौजूद है। तो आई इसका क्या हो गया? इसका पेरेंट हो गया। जो इस वक्त ये लूप है इसका पेरेंट ये, यानी पेरेंट की 1 आइट्रेशन चलेगी और उसके बाद ये पूरा लूप चलेगा। फिर सेकंड आइट्रेशन पेरेंट की चलेगी और ये पूरा लूप चलेगा। यानी आसान लफ्जों में पहले वैल्यू प्रिंट होगी 0, फिर वैल्यू प्रिंट होगी 0 से 10, फिर वैल्यू प्रिंट होगी 1, फिर वैल्यू प्रिंट होगी 0 to 10, फिर इसी तरह वैल्यू प्रिंट होगी 2, और फिर वैल्यू प्रिंट होगी 0 to 10। तो आप हर आइट्रेशन पे देख रहे हैं कि पेरेंट की एक आइट्रेशन चलती है और जो उसका चाइल्ड है वो तकरीबन तमाम आइट्रेशन कंप्लीट करता है, क्योंकि यही नेस्टेड की वर्किंग है, फेनोमेना है नेस्टेड का, कि पेरेंट का एक आइट्रेशन चलेगा और उसके अंदर जो लूप मौजूद है वो अपने आइट्रेशन को कंप्लीट करेगा हर दफ़ा। ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। तो मैं कंट्रोल एस करता हूँ, F11 प्रेस करता हूँ। अच्छा जी, कुछ मसला है, ये हमें देखना पड़ेगा। जे की वैल्यू 0 है, सॉरी मैंने यहाँ पर ग्रेटर देन लिख दिया, मुझे लेस देन लिखने की ज़रूरत है। कंट्रोल एस F11 प्रेस करता हूँ क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई थी, और आप देख रहे हो कि बिल्कुल जिस तरह से हमने बात की थी वैसे ही हो रहा है। सबसे पहले 0 वैल्यू प्रिंट हुई, किसकी? पेरेंट की, और उसके बाद आप देख रहे हो 0 से लेकर 10 तक की वैल्यू प्रिंट हो गई। फिर जो पेरेंट था हमारा जिसकी वैल्यू 0 थी वो क्या हो गया? 1, और उसके बाद चाइल्ड की वैल्यू दोबारा कहाँ से शुरू हुई? 0 to 10 एंड सो ऑन सो फोर्थ। उस वक्त तक चलेगी जब तक इसकी वैल्यू क्या ना हो जाए? फॉल्स ना हो जाए। जैसे ये फॉल्स होगा हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा, यानी अपने लूप से बाहर आ जाएगा। तो इस सेशन के अंदर हमने ये देखा कि लूप क्या है, फॉर लूप किस तरह से लिखा जाता है, उसकी वर्किंग किस तरह से होती है, और इसी तरह हमने ये देखा कि नेस्टेड लूप किससे कहते हैं और हम उसकी वर्किंग किस तरह से कर रहे होते हैं।